बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। नाज़रीन, हम हमेशा अपने टॉपिक्स में, अपने प्रोग्राम्स में ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद रहने के असूल, सेहतमंद रहने के तरीक़ेकार आप तक पहुँचाएँ और ये अवेयरनेस ओवरऑल अपनी सोसाइटी में क्रिएट कर सकें कि हमें सेहतमंद रहने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश करनी है। हमें अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार अंदाज में गुजारने के लिए कोई ना कोई एफ़र्ट करनी है। वो एफ़र्ट क्या है कि हम जानें कि सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। तंदुरुस्ती के लिए हमें कौन कौन सी एफ़र्ट्स करनी है, कौन से एसेंशियल्स को अपनी ज़िंदगी में अपनाना है और कौन सी चीज़ों को अपनी डेली रूटीन से बाहर फेंकना है। जब हम बात करते हैं इस कायनात की, तो हम ये देखते हैं कि इस कायनात की हर चीज़ का, जब भी हम किसी चीज़ का मुताला करते हैं, उसको गौर से देखना चाहते हैं, तो हर चीज़ किसी ना किसी सेंटर पर कायम है, किसी ना किसी मरकज़ पर कायम है। और अगर इंसानी जिस्म की बात करते हैं तो इसका भी एक सेंटर है, इसका भी एक मरकज़ है, या यूँ कहा जाए इसका भी एक पावर सिस्टम है जो कि पूरी बॉडी को पावर सप्लाई कर रहा है, जिसके तहत पूरी बॉडी अपने जो काम है, अपने जो टास्क है, जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो अपने काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। इस मरकज़ की, इस सेंटर की, इस पावर हाउस की अगर बात की जाए तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है। इंसानी जिस्म का जो मरकज़ है, जो पावर हाउस है, जो तमाम बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, वो हार्ट है। हम सब जानते हैं दिल के जो है वो हम हवाले से आज बात करेंगे। जितना ये ऑर्गन कॉम्प्लेक्स है, जितना इस ऑर्गन को जानना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, डिफरेंट है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, उसी तरह इसकी बीमारियों की पेचीदगियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम यूँ कहें कि इसकी बीमारियों को अंडरस्टैंड करना या फिर उनकी अलामात को जानना, उनको महसूस करना, उनके हवाले से बात करना, यकीनन ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये भी थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पेचीदा है। इन पेचीदगियों को हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इन अलामात को हम किस तरह से जान सकते हैं, ताकि इसकी अगर कोई मर्ज़ है, अगर कोई इंसान, कोई शख्स अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला है, तो इन अलामात को, इन साइंस एंड सिम्टम्स को जानते हुए वो इसकी तशख़ीस के लिए किसी माहिर के साथ जो है वो डिस्कस करे, कंसल्ट करे और जान सके कि आया वो अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला है या नहीं। अलामात पता होंगी, साइंस एंड सिम्टम्स जानते होंगे, तो यकीनन तशख़ीस भी आसान हो जाएगी। और एक मरतबा जब तशख़ीस हो जाए, जब एक इंसान को ये पता चल जाए कि वो अमराज़ क़ल्ब में, दिल के मर्ज़ में मुब्तला है, तो फिर उसके लिए मेडिकेशन कितनी मुश्किल है। इसकी मेडिकेशन अगर लाइफ टाइम बताई जाती है तो फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग कौन डेवलप करेगा। इसके साथ साथ परहेज़ इसमें कितना ज़रूरी है, क्योंकि कहा यह जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो फिर परहेज़ को हमने किस तरह से जो है वो अपनाना है। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स की, यानी कि कुछ ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स अगर मुश्किल हैं, जैसे स्टंट का डलना, बाईपास का होना, बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिसको अंडरस्टैंड करना एक आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के हमारा जो प्रोग्राम है उसका मकसद भी यही है, जिसमें हम टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहे हैं दिल के मुख्तलिफ बीमारियों को, उनकी अलामात यानी कि साइंस एंड सिम्टम्स, इसके साथ साथ उनकी तशख़ीस, डायग्नोसिस कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, इसमें कौन कौन से मेडिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, और इसके साथ साथ इसकी मेडिकेशन और फिर मेडिकल प्रोसीजर्स के हवाले से इन डिटेल जानेंगे आज अपने एक्सपर्ट से जो हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर औरंगज़ेब खान कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच जी, फॉर हैविंग मी ऑन दिस फोरम। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगे, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि जितना ये ऑर्गन कॉम्प्लेक्स है उतनी ही इसके मसाइल, इसकी बीमारियां भी आजकल हम देखते हैं कि बहुत पेचीदा होती चली जा रही है। लेकिन एक चीज जो हम कॉमनली सुनते हुए आ रहे हैं, दिल का दौरा, हार्ट अटैक कितना कॉमन होता चला जा रहा है, बिलखुसूस नौजवानों में। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब इस हवाले से? सबसे पहले मैं ओवरऑल बर्डन की बात करूंगा कि दिल की बीमारियां जो है पाकिस्तान में एवरेज 250 to 300,000 2.5 से 3 लाख अमवात होती हैं पर ईयर। और इसी हिसाब से तकरीबन 8 लाख में तकरीबन 190-200 पेशेंट्स मरते हैं एक साल। इसी तरह हम रेशो देखें तो पहले 2016 की सर्वे के मुताबिक ये 16% था, अभी ये 30%, 29 to 30% ये बर्डन बढ़ गया है। इसकी मोर्टेलिटी बढ़ गई, 30% तक आ गई है।
तो इस हिसाब से हम देखते थे कि पहले ये ओल्डर एज में होता था, हार्ट डिजीज ओल्डर एज पेशेंट्स में ये देखते थे। आजकल ये यंग जनरेशन में ज्यादा देखा गया है कि बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। एवरेज जो है 40 ईयर्स के बाद और मेल में और 50 ईयर्स के बाद स्क्रीनिंग हम शुरू करते थे पहले, क्योंकि रिकमेंडेड क्राइटेरिया भी यही है, मगर अभी हमें अर्ली करना पड़ता है बिकॉज ऑफ हाई लिपिड लेवल्स एंड लाइफस्टाइल एंड अदर फैक्टर्स। तो ये पाकिस्तान में अभी ये 16% से 30%, 29% पे पहुंच गया हार्ट डिजीज। तो इस लिहाज से हम दिल को जवान रखना, दिल को नॉर्मल फंक्शनिंग में रखना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपने जैसे बताया कि ये मरकज है पूरे बॉडी का। सही। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम हार्ट अटैक के हवाले से जानना चाह रहे हैं, तो हमें ये बताइएगा, कॉमनली ये भी सुनने में आता है एंजाइना का अटैक, हार्ट अटैक से ये एंजाइना का अटैक कितना डिफरेंट है, और इसके साइंस एंड सिम्टम्स, इसकी अलामात भी क्या हार्ट अटैक वाली ही होती हैं? सबसे पहले बात यह है कि एंजाइना एक आपको सिम्टम है जो बताता है, जो आप पेशेंट को टिपिकली चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है, या बाजू में या जाँ में कहीं पे दर्द या मैदे में दर्द आ जाता है, तो ये एंजाइना कहलाता है। और ये एंजाइना की फिर किस्में हैं कि ये चलने से होता है दर्द, ये स्टेबल एंजाइना है, एफर्ट एंजाइना कहते हैं, जिसको चलने के दौरान बैठे बैठे हो जाता है। इससे अगली स्टेज जो है वो हार्ट अटैक की होती है। एंजाइना जो है ना आपको पहले से खबरदार कर देता है कि आपके रगों में ब्लॉकेज आई है। अगर 50% से ज्यादा ब्लॉकेज शुरू हो जाए तो फिर ये कोरोना की डिजीज हम लेबल करते हैं, और उसमें फिर एंजाइना शुरू हो जाता है। अगर 70% से बढ़ जाए तो थोड़ी सी एक्टिविटी के साथ भी आपको एंजाइना होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम एंजाइना उसको कहते हैं जो हार्ट अटैक से पहले आपको चेस्ट पेन होता है, जो दर्द होता है। एक होता है अपेरेंट एंजाइना, जो एंजाइना नहीं होता, दर्द नहीं होता, मगर एंजाइना ही होता है। जैसे आपको टांगों में चलते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कमजोरी आ जाती, सांस फूलने लगता है, आपको अननेसेसरी ज्यादा थोड़ी सी एक्टिविटी के साथ सांस फूलना शुरू होता है, आपके जिस्म में कमजोरी आ जाती है, या और ये इस तरह के अलामात होते हैं, ये अपेरेंट एंजाइना कहलाते हैं। ये भी एंजाइना की एक किस्म होती है, और एंजाइना बेसिकली हार्ट अटैक से पहले की स्टेज होती है। सही। तो इस हार्ट अटैक से बचने के लिए एंजाइना को डिटेक्ट करना मरीज के लिए भी जरूरी है और डॉक्टर के लिए भी जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, इसको इनिशियल स्टेज पे किस तरह से डिटेक्ट किया जा सकता है, या इसके डायग्नोसिस के लिए कौन से मेडिकल टेस्ट जो हैं वो इनिशियल लेवल पर परफॉर्म किए जाते हैं? क्या सिर्फ एक ईसीजी से ही मालूम पड़ सकता है कि फलां शख्स को एंजाइना का अटैक हुआ है, या फिर ये हार्ट अटैक है? सबसे पहले बात यह है कि हम रिस्क फैक्टर देखते हैं। रिस्क फैक्टर हर मरीज, हर बंदा अपना निकाल सकता है। अगर मेल है 40 साल क्रॉस कर रहा है, फीमेल है पोस्ट मेनोपॉजल है 50 साल क्रॉस कर रही है, तो उसको सोचना चाहिए कि मैं एक दफा स्क्रीनिंग जरूर करा लूँ अपने, ताकि मुझे एंजाइना है, मुझे कोरोना की डिजीज है, या मुझे रिस्क है। दूसरी बात यह है, अगर खानदान में फैमिली हिस्ट्री है, माँ बाप को अर्ली 65 ईयर्स फीमेल में अगर हार्ट डिजीज हुई है, बाइनों को है, तो उसको तो फौरन स्क्रीनिंग अपनी करानी चाहिए। तीसरी बात यह है कि अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल 40 साल के बाद तो लाजमी है। अगर कोई डायबिटिक है तो उसको अर्ली अपना सारे स्क्रीनिंग टेस्ट। और हाई रिस्क पेशेंट वो होते हैं जिनमें जो स्मोकर हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, किडनी के मरीज हैं, उनको तो अर्ली अपनी स्क्रीनिंग एंजाइना को डिटेक्ट करने के लिए, हार्ट को डिटेक्ट करने के लिए करवानी चाहिए। और ओबीज है, वेट ज्यादा है, तो दूसरी बात सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनको भी देखें कि थोड़ी सी एक्टिविटी के साथ उनके सिम्टम्स एग्रीवेट करते हैं, तो उनको जल्दी आके डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। और कुछ हमें ये पता लग जाता है कि हमारे बेटे को या हमारे भाई को का वेट अननेसेसरी ज्यादा बढ़ रहा है, और वो उनके सांस बहुत ज्यादा फूल रही बेटे की, थोड़ा सा खेलते हैं ये तो उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, वो चेस्ट पेन के कंप्लेन कर रहा है, ये भी एक एंजाइना है। ये जरूरी नहीं है कि आपको 40 के बाद हो। बच्चों को बाद कंजेनिटल एनोमलीज या कोई और वजह होती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल पैदाइशी ज्यादा होता है, तो 6-7 साल में भी एंजाइना के सिम्टम आ सकते हैं, किसी एज में भी हो सकते हैं। तो एंजाइना को डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली हमारे पास सिंपल टेस्ट हैं, चेस्ट टेस्ट है, इको है, ईसीजी है, डबुटानिन टेस्ट है, हेलेन स्ट्रेन है, ये इस तरह के मल्टीपल नॉन इन्वेसिव सिंपल टेस्ट हैं जिससे हम एंजाइना और कोरोना की ब्लॉकेज का पता लगा सकते हैं।
तो अब सही। बेसिकली स्क्रीनिंग है। अगर किसी को रिस्क फैक्टर है, मेजर रिस्क फैक्टर जैसे हार्ट के हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल अननेसेसरी बहुत हाई है, फैमिली में है, या स्मोकर है, या वेट बहुत ज्यादा है, डायबिटिक है, उनको तो अर्ली स्क्रीनिंग करवानी ताकि हार्ट सही। अटैक से बच सके, उनका हार्ट महफूज हो। ठीक, जैसे कि डॉक्टर साहब आपने भी कहा कि जो डायबिटिक हैं या फिर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, या फिर मौरूसी तौर पे भी ये ट्रांसफ़र होता है, तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है उन नौजवानों को भी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। आजकल हम देखते हैं कि ओबिसिटी इतनी बढ़ती चली जा रही है, तो कितना कॉन्शियस रहते हुए हमें जो है वो अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपनी डेली रूटीन को चेंज करना है, और फिर इसमें वो कौन कौन से ऐसे एसेंशियल्स आप गाइड करेंगे कि शामिल कर सकते हैं कि जिसको अपनाकर हम ये अमराज कल्ब से दूर रह सकते हैं? सबसे पहले बात यह है कि ओबेसिटी एक नई रिसर्च के मुताबिक जो डिजीज जो है हार्ट की, ये देखा गया है कि 33 कहते हैं, जैसे धागे की तरह चर्बी जो है ना जमना शुरू करती दिल की शरियानों में, वो 8 साल में देखा गया, एज अर्ली एज 8 ईयर्स। तो इसलिए आपको एहतियात ये नहीं कि आप जो है ना 40 पे पहुंच गए हैं या 50 पे, तो आपने एहतियात करना है। 8 साल से भी ठीक। आपको डिजीज का खतरा रह सकता है। तो इन पेशेंट में जिनका आपके बच्चे का वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहा है, उसका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, वो एक्टिविटी नहीं करता, वो हर वक्त कंप्यूटर या इंडोर गेम्स में रहता है, बाहर एक्टिविटी नहीं करता, तो उनमें बड़े कॉन्शियस होना चाहिए कि जी मेरा बेटा, मेरा भाई जो है ना, इनका वेट, और साथ शुगर का कोई खतरा है, फैमिली में है, माँ मदर फादर को है, या साथ उनका सही। अननेसेसरी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है एज के हिसाब से नहीं है, तो उनमें बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग और लाइफ स्टाइल चेंजेस। दूसरी बात यह है कि डाइट प्लान आपका वेजिटेरियन डाइट हम प्रेफर करते हैं, जिसमें मोर वेजिटेबल्स, जैसे 200 ग्राम से ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट और वेजिटेबल्स डेली खाने चाहिए, और घर में ये आदत बनानी चाहिए कि फूड में वेजिटेबल्स ज्यादा इस्तेमाल करें बनस्बत रेड मीट के, और वाइट मीट को प्रेफर करें, क्योंकि आप जब घर में एक माहौल बनाएंगे, डाइट का वेजिटेबल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, और होल ग्रेन जिस तरह गंदम जो है ना, वो पीस के पूरे गंदम के साथ कार्बोहाइड्रेट, उसमें फाइबर हो, ज्यादा फाइबर के मकदार ले लें। आप फिश के मकदार ज्यादा करें, हफ्ते में 1 या 2 सर्विंग फिश के ले लें, वो भी खेती फिश, जिसमें सालमन है, ट्राउट है, ट्यूना है, तो फिश है, ये हाथ के लिए बेनिफिशियरी है। व्हाइट मीट जैसे चिकन है, ये फायदेमंद है। रेड मीट को हफ्ते में कोशिश करें 1 सर्विंग में रखें, और डेली में 200 ग्राम से ज्यादा या 400 ग्राम 500 ग्राम से ज्यादा ना लें। और प्लस आप ये काम करें कि इनको जो है ना बैलेंस डाइट पे रखें, वेजिटेरियन भी बैलेंस डाइट पे रखें, और एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करें। जैसे अगर आपने नॉर्मल वॉक करनी है तो 300 मिनट ए वीक, अगर आपने ब्रिस्क वॉक, स्टेज वॉक करनी है या कोई और एक्सरसाइज करनी है तो 150 मिनट, मतलब 3 दिन हफ्ते में कोई चीज नहीं है, 30 मिनट आप करें तो कोई बड़ी बात नहीं होती, जिससे आपका हार्ट हेल्दी रह सकता है। आप हेल्दी फूड खाएं, 150 to 300 पर वीक आपने करना है, रोजाना 300 नहीं लेना, वो नहीं करना। तो इसलिए आपको अपने लाइफ को स्ट्रीमलाइन करना है, जिससे आपकी फैमिली की सेहत है। अगर आप विवेक कर जाएंगे, आप जंक फूड ज्यादा खाएंगे, आप कोशिश करेंगे ऑयल, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ऑयल घर में जो यूज करते हैं वो बेस्ट आजकल जो है रिसर्च प्रोडक्ट है, सोयाबीन ऑयल है या ऑलिव ऑयल, कॉमर्स के नाम से जो कुकिंग के लिए यूज होता है। इन ऑयल से जो डालडा है या दूसरे मिक्स ऑयल्स हैं, इनको डिस्करेज करें, क्योंकि इनमें सही। वो ठीक डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी जानिब आपने इशारा किया कि हमें अपनी डाइट पर भी गौर करना है। जी नाज़रीन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के हवाले से हम जान रहे हैं कि अमराज कल्ब में मुब्तला अफराद को कितनी एहतियात की ज़रूरत है। मजीद इस हवाले से डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन इस छोटे से ब्रेक के
वेलकम बैक नाज़रीन। हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं अमराज़ क़ल्ब, इसकी अलामात, इसकी तशख़ीस और इलाज क्या है। डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। अब इसमें मज़ीद कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, डॉक्टर साहब से जानते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम रेशो की बात करें तो मर्द हजरात में ख़वातीन के नस्बत अमराज़ क़ल्ब की रेशो हमें हाई नज़र आती है। अब हम जब अपनी सोसाइटी को देखते हैं, एक आम आदमी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार है इस वक्त। कितना ज़्यादा खदशा जो है वो आने वाले वक्त में हमें नज़र आ रहा है कि अमराज़ क़ल्ब बढ़ जाएंगे या दिल की बीमारियां तेज़ी से डेवलप होंगी, क्योंकि हर दूसरा बंदा टेंशन, एंजाइटी और हाइपर जो है वो एक्टिव हुआ है। ब्लड प्रेशर हाई है, हर कोई शिकायत करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं हम? सबसे पहले बात यह है कि मेल में सदर हार्ट डिजीज अर्ली होता है इसके बनस्बत फीमेल के, जैसे 66 ईयर्स एवरेज है और फीमेल में 70 ईयर्स है, और फीमेल में पोस्ट में मेल में 40 साल रखा गया रिस्क स्क्रीनिंग के लिए और फीमेल में 60 रखा गया है। वजह ये स्ट्रेस की वजह से है, स्ट्रेस और हार्मोन लेवल टेस्टोस्टेरोन जो मेल में प्रदर्शित होता है, तो स्ट्रेस एंजाइटी फैक्टर मेल में ज्यादा होता है और मोर्टेलिटी फीमेल में ज्यादा। तो अगर रिस्क ऑफ कोरोना डिजीज मेल में ज्यादा है, मगर मोर्टेलिटी जो मर्द सारे अमवात है वो फीमेल में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? इसलिए कि फीमेल जो है वो सेडेंटरी रहती है, वो ज्यादा एक्टिविटी नहीं करती, ज्यादा दौड़ती भागती नहीं है, इसलिए उनको समझ नहीं आती कि मुझे सांस फूलना जो होना या सीने में दर्द होना। जैसे आप मेल जो है ना ऑफिस जाते हुए स्टेज चढ़ता है, पैदल चलता है, उसको सिम्टम्स का अंदाजा हो जाता है। फीमेल घर पे रहती हैं, हल्के फुल्के काम करती हैं, इसलिए लेट डायग्नोसिस होती है। और अक्सर हमारी फीमेल नेग्लेक्टेड होती हैं, तो इलिटरेट होती है या कम पढ़ी लिखी होती हैं, तो उनको अवॉइड किया जाता है, उनको इतना अटेंशन नहीं दिया जाता। इसलिए मोर्टेलिटी फीमेल में ज्यादा है, पर कोरोना की डिजीज रिस्क फैक्टर मेल में ज्यादा है। तो आपने इन दोनों इश्यूज को देखना कि आपके घर में आपकी माँ, आपकी बहन या बीवी को सिम्टम्स थोड़े से चलने से सांस फूल रहा है, वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उससे शुगर चेक करवाएं, 50 ईयर्स पोस्ट मेनोपॉजल हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग भी जरूरी है। एक दफा जरूर करवाना है 6 महीने साल में, ज्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है, साल में एक दफा भी हो जाती है उसके बाद। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, बीमारियों की जानिब जी जी फरमाइएगा फरमाइएगा। एंजाइटी और इससे कोल्ड एक्सपोजर से दिल की रगें सिकुड़ जाती है, उससे चेस्ट पेन हो सकता है। अगर अंडरलाइन डिजीज थोड़ी सी भी है तो आपकी एंजाइटी फैक्टर ज्यादा है, स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा है, तो उससे चेस्ट पेन और ये चीजें एग्रीवेट हो सकती हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, हर चीज रिलेटेड विद एंजाइटी और स्ट्रेस के साथ, तो इनका एड्रेस करना बहुत लाजमी है। एंजाइटी और स्ट्रेस माशरे में आजकल वैसे ही बढ़ गई है फाइनेंशियल और अदर रीजन की वजह से। तो अगर जितना एंजाइटी से दूर रहेंगे, स्ट्रेस से दूर रहेंगे, इतना आपके लिए रिस्क फैक्टर कम हो जाए। सही। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा दिल की बीमारियों के हवाले से मजीद जानना चाहूंगी। दिल के वॉल बंद हो जाना किस कदर खतरनाक है ये, और इसके हवाले से हमें बताइएगा इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? हमें कहते हैं 2 किस्म के होते हैं, एक तो दरवाजे होते हैं जिनको हम वेल्व कहते हैं, एक शरियान होते हैं, दिल की 3 शरियानें होती हैं, रग जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। अक्सर हार्ट अटैक इन शरियानों के बंद होने से होते हैं, इनको वेल्व कहते हैं हम लेमैन टर्मिनोलॉजी में। अक्सर वेल्व जो है ना वो दरवाजे होते हैं, वो अलग चीज है। दूसरी बात यह है कि अगर शरियानों में ब्लॉकेज 50% से ज्यादा हो तो हम लेबल करते हैं कि ये हार्ट डिजीज पेशेंट है, 50% से नीचे हो तो हम उसको वो डिजीज लेबल नहीं करते। फिर दूसरी बात, अगर 70% से ज्यादा ब्लॉकेज हो तो उनको खोलने की हम फिर बात करते हैं कि सर्जरी पे जाएं या स्टेंट डालें। हमारे पास मल्टीपल मॉडलिटी। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि दिल के वॉल बंद हो जाना ये कितनी पेचीदा सूरत हाल है, और इसका फिर मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? क्या मेडिकेशन के थ्रू ही इसको जो है वो क्योर किया जाता है या फिर कोई प्रोसीजर किए जाते हैं? इस हवाले से हमें बताइएगा। असल बात यह है कि दिल के ये एक नई कंसेप्ट है कि दिल के वेल्व बंद होना। वेल्व जो है ना दरवाजे होते हैं, दिल की शरियानें होती हैं। एक दिल के 4 दरवाजे होते हैं, उसमें से ब्लड गुजरता है। एक शरियानें होती हैं, दिल की 3 शरियानें होती हैं, उनको वेल्व टर्मिनोलॉजी में वेल्व कहते हैं आम लोग। तो ये शरियानें होती हैं, दिल की रगें, ये दिल को चलाने के लिए, दिल की खुराक के लिए अहम होती हैं। इनमें ब्लॉकेज आ जाए तो पेशेंट को सडन डेथ हो सकती है, एंजाइना हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है,
बहुत कुछ अलामात हो सकती हैं, बहुत सी पेचीदगियाँ हो सकती हैं जो जिनको लेमन टर्मिनोलॉजी में दिल के वेल्स कहते हैं, दिल की शरियानें। इन शरियानों को ताज़ा और जवान रखने के लिए आपको 2-3 चीज़ें करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन, और इनके बंद होने के चांसेस जब आपका कोलेस्ट्रॉल आपकी फैमिली में ज़्यादा हो, फैमिलियल ज़्यादा हो, तो किसी एज में भी हो सकता है ब्लॉकेज। वो अर्ली एज में होता है, टीनेजर में हो जाता है। अगर फैमिलियल नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो किसी एज में आफ्टर 20, आफ्टर 15 ईयर्स हो सकता है, जाके 40 ईयर्स तक आपका रिस्क जो है ना कम से कम होता है, फिर भी ये ब्लॉक हो जाता है। तो इनको खोलने के बाद हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। पहले हम मेडिकेशन से और डाइट और एक्सरसाइज, अगर ब्लॉकेज 50% से कम है, 70% से कम है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको मेडिकेशन और डाइट और एक्सरसाइज से खोल दें। दूसरा स्टेप, अगर 70% क्रॉस कर जाता है ब्लॉकेज शरियानों में, तो उसमें हम स्टेंट के जरिए खोल लेते हैं, जो एक पाइप होता है जाके फिक्स करते हैं, तो जहाँ पे ब्लॉकेज 70% थी, 80%, 90% उसको जीरो कर देते हैं, हम उसको प्लास्टर कर देते हैं। अगर बहुत ज्यादा वेल्स ब्लॉक है जहाँ पे स्टेंट लगने का काबिल नहीं होता, जो कि 100 में से 5 से 10% केसेस ऐसे होते हैं, तो उनको हम सर्जरी पे भेज देते हैं, बाईपास सर्जरी पे, जिन पे ग्राफ लगा के उनको बाईपास कर देते हैं, उससे आगे ब्लड फ्लो हम रवाना कर देते हैं। तो ये इनकी दिल की शरियानों की शरियानों की जो ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं, उनके मल्टीपल मोडेलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है। आजकल जदीद तरीका इलाज आया है जिसमें हम बगैर स्टेंट के, बगैर उसके भी बैलून के जरिए, दवाई के जरिए भी खोल लेते हैं उसको। ठीक, उसमें मेडिकेशन क्या लॉन्ग टर्म होती है डॉक्टर साहब, जिस तरीके इलाज का आप बता रहे हैं? बिल्कुल, मेडिकेशन इतनी लॉन्ग टर्म नहीं होती है, 6 महीने से 1 साल, मैक्सिमम 1 साल तक रहती है। उसके बाद 1 या 2 मेडिकेशन कोलेस्ट्रॉल लवरिंग और ब्लड थिनर से रहना होता है, और अदर मेडिकेशन जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसके लिए जारी रखना होता है। मैक्सिमम 1 ईयर तक उसके 6 मंथ 1 ईयर है। इनिशियली थोड़ी ज्यादा देते हैं, लेकिन स्टेंट जाके दीवार का हिस्सा बनने तक थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेटर ऑन ये इतना नहीं होती मेडिकेशन, नॉमिनल। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने स्टंट डालने और बाईपास दो हम जो है वो इश्यूज पर बात की है, मैं ये जो स्टंट डालने का प्रोसीजर है, इसके बाद जब एक मरतबा एक इंसान के दिल में स्टंट डल गए हैं, उसको फिर उसके बाद कितनी एहतियात की ज़रूरत है? क्या वो लाइफ टाइम मेडिसिन लेता है या फिर उसको सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को ही मॉडिफाई करना है? स्टंट डालने के बाद तो लाजमी बात है, अगर एक जगह डिजीज डेवलप हुई है तो दूसरी जगह भी शरियान में, जैसे एक किसी की शरियान 100 मिलीमीटर 200 मिलीमीटर की है, तो उसमें अगर एक जगह डिजीज डेवलप हुई है तो उसमें से चर्बी गुजर गई, दूसरी जगह भी डेवलप होने के चांस होते हैं। तो जहाँ पे ब्लॉकेज हमने ज्यादा की, 70 से ज्यादा, हमने खोल दिया। आगे जहाँ पे 30% है, 20% है, 50% है, उनको तो आपने मेडिसिन से रिग्रेस करना है, और उसे डाइट और एक्सरसाइज से। तो उन पेशेंट्स में जिनमें स्टेंट डले हैं, नहीं डले हैं, कोरोना की डिजीज है, हार्ट अटैक का रिस्क दोनों में रहता है। इंटरनेशनली देखा गया है, सबसे ज्यादा MI लेस देन 30% लीजन्स ब्लॉकेज में हुए हैं, क्योंकि वो जो डिजीज है वो फट जाती है। किस कंडीशन में वो डिजीज फटती है? एक तो आप हाई डाइट ले लें, हाई फैटी डाइट ले लें, जैसे चीजें खाएं, चर्बी वाले फैट ज्यादा खाएं, तो वो जगह फट जाती, चर्बी अंदर जो है ध्यान होती। दूसरा स्ट्रेस से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो और ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज, आपने बहुत ज्यादा ट्रेकिंग किया हो, बहुत ज्यादा हैवी वर्क किया हो, तो वो फट जाती है। तीसरी बात यह है कि टेकिकार्डिया, फीवर, इन चीजों से वो फट जाती है, तो फटने से फिर हार्ट अटैक होता, क्लॉट बन जाता है उस जगह पे। तो कोई किसी पेशेंट को अगर 34 से 50% डिजीज है, तो उसको एहतियात उसी तरह करना है जिस तरह स्टेंट डले हुए थे। तो दोनों में हार्ट अटैक की चांसेस, तो हार्ट अटैक से बचने के लिए एहतियात और ये लाइफ लॉन्ग करनी है। मेडिकेशन कम से कम रखें, मगर एहतियात और डाइट एक्सरसाइज ज्यादा करें। ठीक डॉक्टर साहब, एक और जाने में इशारा करना चाहूंगी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का पर्पस तो यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा आवाम में शऊर बेदार कर सकें। बाईपास जिनको रिकमेंड होता है, वो अफराद थोड़ा नर्वस होते हैं, कंफ्यूज होते हैं या घबरा जाते हैं, ऐसे में उनको कन्विंस करना, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना कितना जरूरी है, और आप अपने पेशेंट्स को किस तरह से मोटिवेट करते हैं? बाईपास के लिए, बाईपास सर्जरी से, सॉरी, आप बाईपास के बारे में पूछना चाहते हैं? जी 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 जी। अच्छा, बाईपास एक बाईपास जैसे नाम से जाहिर है कि हम उस डिजीज को बाईपास करते हैं। जहाँ पे ब्लॉकेज है उसका अल्टरनेट रूट निकाल के वहाँ पे ब्लड फ्लो उससे आगे, जैसे 100 मिलीमीटर की वजह से 10 मिलीमीटर के बाद ब्लॉकेज है, उससे आगे 90 मिलीमीटर के लिए हम एक बाईपास
डायरेक्ट ऊपर से हम बना देते हैं। जैसे वेन, कुदरती वेन जो आपके लेग में पड़ी है या अंदर चेस्ट में पड़ी है, उसको हम बाईपास करके अब वहाँ लगा देते हैं। उससे आगे जो है ना ब्लड फ्लो जारी रहता है। ये उन मरीजों के लिए जिनकी डिजीज बहुत ज्यादा है, जिनको मल्टीपल स्टेंट पड़ने हैं, जिनका स्टेंट लगाना पॉसिबल नहीं है, तो ये आजकल ऑफ पंप भी आया है जिसमें आपके हार्ट को पंप पे नहीं डालते हैं। पहले तो ये होता था पंप पे डाल के 2-4 घंटे लगते थे, अभी ऑफ पंप भी करते हैं, मिनिमम इंजेक्शन भी करते हैं। पहले ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देना पड़ता था, अब छोटा देते हैं। और पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो ये एक अल्टरनेट स्टेंट के बाद एक अच्छा तरीका इलाज है। इसमें एंजाइटी फैक्टर लाजमी होता है क्योंकि इसमें वियर एंड टियर ज्यादा है, लेग में भी है, चेस्ट में भी है। कोई पेशेंट नहीं चाहता कि मुझे कैनुले से ज्यादा मेरे साथ हो, क्योंकि वो आपके चेस्ट को ओपन करते हैं, आपके लेग को ओपन करते हैं, तो इससे एंजाइटी फैक्टर डेफिनेटली है। मगर आपने एंजाइटी के फैक्टर और इस सारे ये के बदले आपको लाइफ मिलती है, जिंदगी मिलती है, जो कि बहुत है। क्योंकि आपने जिंदगी में ये केयर तो करवानी है, क्योंकि लाइफ स्टाइल आपने सही नहीं रखा, आपने डाइट, एक्सरसाइज या फेमिलियल आपको है, तो बाईपास का एंजाइटी ज्यादा है। मगर ये कि पहले इसकी मोर्टेलिटी ज्यादा थी, 10% से 5% से 3%, अभी इंटरनेशनली 1% है अभी। तो ये जितना हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, इसके रिस्क कम से कम होते हैं, तो इसके फायदे सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे छाती के अंदर एक रक्त पड़ी, इंटरनल मेमोरी आर्टरी, वो लगाएं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल में 80% वो काम करती है, तो बंद नहीं हो जाती। तो उसका लाइफ लॉन्ग एक ही रंग भी रहे, उसका हार्ट डैमेज नहीं होता, उसका बड़ा फायदा रहता है। तो बाईपास के अपने फायदे हैं। पेशेंट को एंजाइटी से निकालने के लिए सबसे पहले बाईपास से पहले थोड़ा सा साइकियाट्रिस्ट या सर्जन से बैठ के थोड़ा सा डिटेल उसके साथ डिस्कस करें। ये कोई वो इतना रिस्की प्रोसीजर नहीं है, इसमें 1% रिस्क तो है, मगर ये कि पहले से टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से इसमें बड़े फायदे बहुत हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत फायदे। सही जी नाज़रीन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के हवाले से हम जान रहे हैं कि अमराज़ कल्ब में मुब्तला अफराद को कितनी एहतियात की ज़रूरत है। मज़ीद इस हवाले से डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन इस छोटे से बैक नाज़रीन, हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं अमराज़ कल्ब, इसकी अलामात, इसकी तशख़ीस और इलाज क्या है। डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। अब इसमें मज़ीद कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, डॉक्टर साहब से जानते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से भी जानना चाहूँगी। जो शुगर के मरीज़ हैं, कहा यह जाता है कि उनमें हार्ट अटैक की या हार्ट डिजीज़ की कोई ऐसी अलामात वाज़े नहीं होती हैं, या ज़ाहरी अलामात में से उनकी अलामात डिफरेंट हो जाती हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपने दिल के हवाले से भी कंसर्न रहें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, और साथ में उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितने टाइम पीरियड के बाद उन्हें जो है वो जो है दिल के अमराज में वो मुब्तला हो गए हैं या नहीं, या हो सकते हैं आने वाले वक्त में, तो थोड़े बहुत उनके मेडिकल टेस्ट होने चाहिए। इसके हवाले से भी थोड़ी सी गाइडलाइन प्रोवाइड कीजिएगा। डायबिटिस को अमेरिकन डाइट एसोसिएशन जो है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, उनके मुताबिक डायबिटिक का जो है ना इक्वल टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज पेशेंट, मतलब उनको उस तरह लिया गया है। अगर किसी डायबिटिक मरीज को इस तरह लिया जाए, जैसे इस तरह ट्रीट करें जैसे हार्ट का मरीज, क्योंकि इनमें रिस्क ज्यादा रहता है। इनका कोलेस्ट्रोल अगर किसी आप नॉर्मल पर्सन का ले लें, कोलेस्ट्रोल एक डायबिटिक्स का ले लें, तो डायबिटिक्स का कोलेस्ट्रोल थिकर एंड डेंसर होगा, बहुत ज्यादा थिक होगा। तो अगर कि एक साइज के हैं दोनों, 1 मिलीग्राम में, तो इसलिए इनमें रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है। दूसरी बात, स्क्रीनिंग 40 ईयर्स मेल के लिए, 50 ईयर्स फीमेल के लिए है, मगर डायबिटिक्स में जो टाइप 1 टाइप 2 है उनकी अर्ली स्क्रीनिंग जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज की वजह से इनमें रिस्क बढ़ जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि डायबिटिक्स में अक्सर जो लॉन्ग टर्म डायबिटिक्स होते हैं उनमें रगें सड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उनको सिम्टम्स ऑफ एंजाइना कम होते हैं, और अपेरेंटली उनको सिर्फ सांस फूलता है,
सिर्फ सीने पे कंप्रेशन आता है, सिर्फ टांगों में दर्द होता है, फिर जो चक्कर आते हैं उनको, इवन हार्ट अटैक के दौरान भी उनको पसीने आ जाते हैं, घबराहट होती है, सांस फूलता है, सीने में दर्द नहीं होता। इवन मैदे का दर्द ज्यादा ज्यादातर ये पेशेंट प्रेजेंट करते हैं मैदे के दर्द से, टांगों में दर्द से, हाथों में कमजोरी आ गई, टांगों में कमजोरी आ गई, बॉडी में कमजोरी आ गई। तो उसमें शक जरूर करना है कि डायबिटिक पेशेंट है, तो अगर इनको कमजोरी अननेसेसरी हो रही है, सांस ज्यादा फूल रहा है, पसीने आ रहे हैं, ठंडे पसीने, शरीरों में भी पसीने आने लगते, तो उनको हार्ट अटैक के सिम्टम्स है। और एंजाइना जब भी वो चले, सांस फूलना शुरू कर दें या कोई अनयूजुअल सिम्टम्स वो बता रहे हो, तो आपने घर पे शक शुरू करना है। और ऐसे में हार्ट की स्क्रीनिंग और शुगर और इस सब की स्क्रीनिंग लाजमी है। सही, जैसे स्क्रीनिंग की भी बात हो रही है, और जी 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 डॉक्टर साहब फरमाइएगा। ठीक, अर्ली स्क्रीनिंग जरूरी है, इसमें 40 साल इंतजार नहीं करना है। मेल है तो 40 साल या फीमेल है तो 50 साल, इसमें अर्ली जब स्क्रीनिंग, इवन आफ्टर 15 ईयर्स आप 2 साल में एक दफा इनके करवाते रहे, लिपिड लेवल 20 ईयर्स के बाद लाजमी है इनका करवाना डायबिटिक। सही। बाज़ औक़ात डॉक्टर साहब सिर्फ दिल की धड़कन का तेज हो जाना, एक आम आदमी भी इस कैफियत का इजहार करता है, क्या आने वाले वक्त में ये भी खतरनाक हो सकता है, या फिर उसको कितना कंसर्न रहना है? दिल की धड़कन का तेज यंग पेशेंट्स में जो हम लेते हैं वो एक एंजाइटी फैक्टर ज्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि उनका ब्लड प्रेशर बाद 3 साल होते हैं, उनमें धड़कन तेज रहती है, अक्सर उनके अदर प्रॉब्लम्स होते हैं। एंजाइटी फैक्टर ज्यादा इसमें काउंट करता है दिल के धड़कन का तेज होना। एक पैदाइशी कंडीशन होती है जिसको एसिडिटी कहते हैं, जिसमें दिल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल करंट का फॉल्ट होता है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन 170 पे चली जाती, फिर रिवर्स कर जाती, वो अलग कंडीशन है। वैसे अगर कोरोनरी डिजीज पेशेंट में दिल की धड़कन तेज हो या बेतरतीब हो, बेतरतीब होना अलग है, धड़कन से तेज होना उसको एसिड फिब्रिलेशन कहते हैं, जिसमें दिल बेतरतीब चलता है और तेज करता है। ये ब्लड प्रेशर के साथ हो सकता है, शुगर के साथ हो सकता है, हार्ट डिजीज के साथ हो सकता है। अगर जिसकी धड़कन बेतरतीब या तेज है तो उसको मल्टीपल वेसल डिजीज, मतलब एक से ज्यादा उसकी शरीयान ब्लॉक होने के चांस ज्यादा होते हैं, स्पेशली डायबिटिक्स में, ओल्डर एज। तो दिल के धड़कन के बेतरतीब होना, तेज होना, ये साइन जो आपको बता देता है कि इसकी अंडरलाइन डिजीज बहुत ज्यादा है, इसको सीरियसली लेना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब थोड़े समय और दिल की बीमारियों को ही डिस्कस करना चाहूँगी। एक टर्म हम सुनते हैं दिल का सिकुड़ जाना या दिल बड़ा हो जाना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये बुजुर्गों के हवाले से खासा कॉमन है हमारी सोसाइटी में, इस पर भी जरा नजर डाल दीजिए। दिल की 2 कंडीशन है, या सिकुड़ जाता है, जो सिकुड़ना उस सूरत में हो जाता है जब ब्लड प्रेशर अननेसेसरी ज्यादा हो, तो कंट्रोल में ना हो, तो दिल के पट्टे सिकुड़ फूट जाते हैं, जिससे दिल का स्पेस अंदर कैविटी जो है वो कम हो जाती है, तो दिल को फूल जाना कहते हैं, सिकुड़ जाना कहते हैं। एक पैदाइशी भी एक कंडीशन है, उसमें भी हो जाता है। वैसे ब्लड प्रेशर की वजह से अक्सर, या वेल की डिजीज की वजह से दरवाजे हैं ब्लॉक, उसकी वजह से हो जाता है। उससे भी हार्ट फेलियर जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं, साइंस आ जाते हैं, फेफड़े में पानी आ जाता है, सडन डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनको भी स्क्रीनिंग करना है, होल्ड टेस्ट करना है, उनको इको करना, इको कार्डियोग्राम जरूरी है। इन दोनों कंडीशन के लिए, फैल जाने के लिए भी, सिकुड़ जाने के लिए एक्सरे, सीने का एक्सरे और इको जो अल्ट्रासाउंड दिल का है वो जरूरी है उसमें। और दिल का फैल जाना अक्सर हमारे पेशेंट्स में कॉमन है। जिन पेशेंट्स ने हार्ट के दिल का इलाज नहीं करवाया या निगलेक्ट करते रहे, तो अल्टीमेटली उनको हार्ट अटैक के बाद दिल फूल जाता है, अपने साइज से बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से दिल के अंदर लोड बढ़ जाता है, ब्लड का लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पीछे फेफड़े में पानी आ जाता है, टांगों में सूजन आ जाती है, लेट नहीं सकते हैं, सांस प्रॉपर नहीं ले सकते हैं, चलते हुए उनके सांस फूल जाता है, टांगे फूल जाती हैं। तो दिल का बढ़ जाना भी एक अलामत है कि दिल कमजोर हो गया है। इसमें सबसे पहले आप ईसीजी, एक्सरे और इको जरूरी है। ये 3 टेस्ट जहाँ से भी करवाएं आपको क्लियर हो जाएगा आया दिल का कोई कंडीशन है या किसी और वजह से सांस फूल रहा है। दोनों सही जी। डॉक्टर साहब पैदाइशी तौर पर हम जो है वो कुछ जानना चाह रहे हैं कि पैदाइशी दिल के कौन से मसाइल हैं और बच्चों में कौन सी दिल की बीमारियां जो है वो कॉमन होती हैं, क्या बच्चों के हवाले से भी हमें थोड़ी सी कंसर्न रहने की जरूरत है? पैदाइशी दिल की बहुत सारी बीमारियां, जो कॉमन बीमारियां हैं वो दिल में सुराख होना, दिल का जो एक शरीयान पैदाइश से फौरन
बंद हो जाती है। क्योंकि जो पैदाइश से पहले दिल को खून सप्लाई करती फेफड़ों को, वो उसका वो पहले जब बच्चा पैदा होकर क्राई करता है तो वो बंद हो जाती है। अक्सर बच्चों में वो खुली रहती है। क्या दिल का सुराख होना ये कॉमन है बच्चों में, ये सबसे कॉमन है। जो पीडीए कहते हैं, दिल का सुराख, दिल का सुराख, पीडीए कहते हैं, ये 3 डिजीज कॉमन है। बाकी रहे डिजीज बहुत सारे हैं, टॉप है और पीजीए है, बहुत सारे बच्चा ब्लू हो जाता है, पिंक हो जाता है, ये इनका ये अलग डिजीज है जो खतरनाक डिजीज है। सबसे पहले बात ये है कि अगर पेशेंट बच्चा पैदाइश के फौरन बाद बार बार सीने में का इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार दूध नहीं ले रहा है, बार बार बीमार हो रहा है, तो फौरन एक दफ़ा पीडियाट्रिशियन के अलावा हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूरी है। और उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, फर्स्ट मंथ में सेकंड मंथ में जिस तरह होनी चाहिए, वेट गेन नहीं कर रहा है, खांसी सही नहीं रहा है, एक दफ़ा स्क्रीनिंग जरूरी है। दूसरी बात, पैदाइश के बाद जो बीमारियां उसमें धड़कन का तेज होना, वो पैदाइश से हो सकता है। बाद रेयर होता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट भी जो है ना उनका कम हो जाता है, जिसमें हम पेसमेकर भी डालते हैं बच्चों को। तो ये सारी। और तीसरी अहम बात जो कॉमन है वो बच्चों के हार्ट में जरासीम लग जाता है, जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं। ये बच्चों में सबसे कॉमन है। जैसे वायरल इन्फेक्शन अक्सर वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरियल और ये रेयर होता है। ये आजकल कॉमन है, डीनो वायरस, दूसरे वायरस का ये, इनमें जो है ना दिल के पट्टों को जरासीम लग जाते हैं, जिसकी वजह से दिल कमजोर हो जाता है और फेफड़े में उसके पानी आ जाता है, नमोनिया बार बार हो जाता है और बच्चा जो है ना लेट नहीं सकता है, रोता है बार बार। तो इस कंडीशन में फौरन इनका दिल का अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है। ये सबसे कॉमन कंडीशन है जो कि ट्रीटेबल है, टाइमली इसको ठीक करें तो ये रिकवर कर जाता है। और तो डॉक्टर साहब इसको क्या कहते हैं, उसको मेडिकेशन के थ्रू ही रिकवर किया जाता है? हार्ट का मसला है, दिल में फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया है जिसमें कोलेस्ट्रॉल खानदानी चल रहा होता है, तो अल ये उनमें कोरोना आर्टरी डिजीज शुरू हो जाती है। अगर बच्चे के घुटनों में या आंखों के इर्द गिर्द या कुहनियों के इर्द गिर्द उनको अननेसेसरी स्पॉट्स हैं, मोटे मोटे कोई दाने और फोड़े निकल रहे हैं, जिस तरह के जो कि सख्त चमड़े के ही हैं, जिसको आप देसी जुबान में कहते हैं कोई लम्ब शब्द निकल रहा है, तो उनको फौरन कोलेस्ट्रॉल उनका करवाना जरूरी है। क्योंकि ऐसे और आंखों के इर्द गिर्द सफेद मोतिया आ जाता है जो इर्द गिर्द, ये अगर बच्चे में आ रहे हैं तो इसमें कोलेस्ट्रॉल का फौरन चेक करवाना बच्चों में लाजमी। सही। डॉक्टर साहब बच्चों के दिल में सुराख के हवाले से ही जानना चाह रही हूँ कि जो पैदाइशी तौर पे बच्चों के दिल में सुराख होता है, इसके लिए फौरी सर्जरी रिकमेंड की जाती है या फिर बच्चे के बड़े होने का वेट किया जाता है, और कितने साल वेट किया जाता है ये भी बताइएगा। बच्चों के दिल का सुराख जो है ना वो मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। सबसे पहले कॉमन जो सुराख मैंने बताया जो 10% ऑफ ऑल पॉपुलेशन में है, 9 to 10% PFO कहते हैं, पेटेंट फोरामन ओवल, जो कि बच्चों के दिल को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर पैदाइश से पहले रखा होता है, वो बाद में बंद हो जाता है। वो हो तो उसका कोई मसला ही नहीं, आप बंद ना करवाएं तो भी कोई इशू नहीं। अगर सुराख का साइज 10 मिलीमीटर से ज्यादा है, जो ASD कहते हैं, जो 10 मिलीमीटर से ज्यादा है, तो उसको फिर हम बगैर ऑपरेशन के बंद कर देते हैं। दूसरा वैरायटी है AGS, जिसमें एक ऊपर वाला चैम्बर और नीचे वाला चैम्बर दोनों की दीवार में सुराख होता है, तो वो उसका अर्ली ट्रीट करवाना, उसको एक दफा बच्चों के हाथ को दिखाना, इको करवाना जरूरी है और उसको मॉनिटर करते रहना होता है। इसी तरह VSD है, जो नीचे वाले जो मेन अहम चैम्बर है दिल के लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के दरमियान सुराख है, उसको हम मेजर करते हैं, उसके प्रेशर मेजर करते हैं। अगर प्रेशर उससे ज्यादा है तो हम फिक्र नहीं करते, वो आस्ता आस्ता खुद बंद हो जाता है। अगर उसमें प्रेशर ग्रेडियंट कम है और उसका दाएं साइड, बाएं की वजह से बाएं में प्रेशर ज्यादा दाएं में कम होता है, बाएं की वजह से दाएं साइड बढ़ने लगता है और फड़फड़े का प्रेशर बढ़ने लगता है, तो हम उसको मेजर करते रहते हैं। और एसोसिएटेड और कोई कंडीशन ना हो तो उसको मेजर करके हम टाइम बता देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बड़ा हो के ऑपरेशन करे, बाद का 1 महीने में जरूरी होता है, बाद का 6 महीने तक वेट करते हैं, बाद का साल तक, बाद का 5 साल तक भी वेट करते हैं, बाद का सारी उम्र भी हम वेट करते हैं कि ये खुद बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप इस टेंशन में ना रहे कि दिल में सुराख है तो 10 साल में ऑपरेशन कराना है, जब मेरे पास पैसे हों। वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कब इसके सर्जरी जरूरी है, उसके लिए पहले डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, वही बताएगा आपको कब इनके टेस्ट करवाने हैं, कब इसको सर्जरी पे हमने भेजना है।
और सही चुपके से नहीं बैठना, नहीं इसका 5 ईयर हो जाए, वजन डेवलप करे, ये उम्र बढ़ जाए, फिर मैं सर्जरी कराऊंगा, इस तरह मरीज को नुकसान होता है, फिर वो लाइलाज हो जाता है। यकीन है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में आम तौर पे ये भी देखा गया है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो छोटी सी आहट पे, जरा सी बात पे जो है उनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है या वो डर जाते हैं, क्या ये भी किसी खतरे की अलामत है या फिर बच्चे के ये एक नॉर्मल फीचर है? ये सेंसिटिव हार्ट होते हैं बात बच्चों के, वो छोटी सी बात से डर जाते हैं, छोटी सी बात पर जी ये नेचुरल रिस्पांस है, ये नेचुरल रिस्पांस है। अगर किसी बच्चे का दिल, हर बच्चे की उम्र है 8 से 10 साल या उससे ज्यादा है, और फौरन ये होता है कि इनमें से डर जाने से 171 80 क्रॉस कर जाते, 160 क्रॉस कर जाता है और वो बेहाल हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद खुद ठीक हो जाता है। ऐसे पेशेंट में एसवीसी कहते हैं, इनको इनकी स्क्रीनिंग जरूरी होती है। वैसे आम यूजुअल बच्ची में धड़कन ज्यादा होते, पैदाइश के फौरन बाद 150 होती है, 160 तक भी होती है, फिर आस्ता आस्ता कम होते होते 5 साल में 110-20 तक रहती है, फिर जाके एडल्टहुड में कम होकर सबसे कम हो जाती है। तो वो 110-20 किसी बच्चे का होना कोई बड़ी अनहोनी बात नहीं, मगर ये जो रिस्पांस है, कुदरती नेचर रिस्पांस है, बाद बच्चे सेंसिटिव होते हैं, बाद बच्चे फौरन फील कर लेते हैं, वो अलग बात है। अगर अननेसेसरी जो अनयूजुअल हार्ट रेट है एज के हिसाब से, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, हमने कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के हवाले से जाना और हमने ये जाना कि जो लोग इमराज़ क़ल्ब में मुब्तला हैं उन्हें कितनी एहतियात की ज़रूरत है, जो लोग साइंस एंड सिम्टम्स फील कर रहे हैं उनके लिए कितना ज़रूरी है कि डायग्नोसिस की जानिब जाएं और फिर प्रॉपर मेडिकेशन के ज़रिए इसको ट्रीटेबल बनाएं, क्योरेबल बनाएं। बहुत सी बातें बच्चों के हवाले से भी हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।